पश्चिम बंगाल में मुस्लिम धर्मगुरु अब्बास सिद्दीकी से ओवैसी की मुलाकात हुई है। इसी को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पश्चिम बंगाल की सियासत से। हुगली के फुरफुरा शरीफ में ओवैसी ने जियारत भी की। असदुद्दीन ओवैसी का पश्चिम बंगाल में अब्बास सिद्दीकी के साथ गठबंधन का ऐलान सामने आया। पहले ममता बनर्जी की पार्टी से जुड़े हुए थे अब्बास सिद्दीकी, जिनसे ओवैसी की यह मुलाकात यहां पर हुई। और पश्चिम बंगाल की राजनीति में अब्बास सिद्दीकी का आपको यह भी बता दें कि बड़ा असर है, एक बड़ा दबदबा यहां पर अब्बास सिद्दीकी रखते हैं। ऐसे में दोनों के बीच की मुलाकात काफी मायने रख रही है। तो तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। इस बीच आपको यह भी बता दें कि मुस्लिम वोटर्स पर अब्बास सिद्दीकी की एक मजबूत पकड़ है, एक बड़ा जन समर्थन उनके साथ पश्चिम बंगाल में है। ऐसे में ओवैसी के साथ जो ये मुलाकात है, ओवैसी की पश्चिम बंगाल की सियासत में जो एक एंट्री नजर आ रही है अब्बास सिद्दीकी के साथ मुलाकात की, इसके कई अहम मायने यहां पर निकाले जा रहे हैं। ममता बनर्जी को सीधे तौर पर यहां पर चैलेंज मिल रहा है। तो क्या टीएमसी अब टेंशन में है, क्योंकि चौतरफा कहीं ना कहीं टीएमसी अब घिरती हुई भी दिखाई देती है। बंगाल में एमआईएम पार्टी अब्बास सिद्दीकी साहब के साथ काम करेगी, उनके पीछे रह काम करेंगे। और अब्बास सिद्दीकी साहब जो भी फैसला करेंगे, हम उस फैसले का उनका साथ देंगे, उनको सपोर्ट करेंगे। तो दो तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। मुस्लिम धर्मगुरु अब्बास सिद्दीकी का जिक्र कर रहे हैं, जिनसे मुलाकात यहां पर असदुद्दीन ओवैसी की हुई है। और ऐसे में दोनों की मुलाकात के मायने सीधे तौर पर यही है कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह से आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव है, ममता बनर्जी की मुश्किलें जरूर बढ़ती दिखाई दे रही हैं। लेकिन अब्बास सिद्दीकी, जिनका जिक्र हम कर रहे हैं, एक मशहूर मुस्लिम धर्मगुरु हैं। पश्चिम बंगाल में दबदबा है। पश्चिम बंगाल के फुरफुरा शरीफ से वो लंबे वक्त से जुड़े हुए हैं और साथ ही 100 सीटों पर फुरफुरा शरीफ का असर भी रहा है। ऐसे में बताया जाता है कि अब्बास सिद्दीकी का हाथ जिसके साथ है वो वहां पर जीत हासिल करता है। मुसलमानों के बीच अच्छी खासी पकड़ है, गहरी पकड़ है अब्बास सिद्दीकी की। और साथ ही ममता बनर्जी के कट्टर समर्थक भी वो यहाँ पर रह चुके हैं। पहले उनसे जरूर जुड़े हुए थे, लेकिन आज मौजूदा सियासी सिनेरियो को देखें तो अब ममता बनर्जी के खिलाफ नजर आते हैं। कई मुद्दों को लेकर सीधे तौर पर मोर्चा भी खोला हुआ है। ममता सरकार पर दरअसल मुस्लिमों की अनदेखी का आरोप इनके जरिए लगाया जाता रहा। ऐसे में जो जन समर्थन है वो अब्बास सिद्दीकी के साथ लंबे वक्त से जुड़ा रहा है। তৈরি হয়ে যাও, আল্লাহ কবুল করে বলুন আমিন। আল্লাহুম্মা আমিন। আল্লাহ আমার ভারতবর্ষে এমন কঠিন একটা ভাইরাস দিক, এই ভারতবর্ষের জন্য 10, 20, 50 কোটি লোক মরে যায়, বলুন আল্লাহুম্মা আমিন। तो ये भी आपने सुना कि किस तरह से अब्बास सिद्दीकी ने जहरीला बयान यहां पर दिया। वैसे पश्चिम बंगाल के मशहूर मुस्लिम धर्मगुरु हैं, कई मुद्दों पर अपनी बात यहां पर इसी तरह से रखते हैं। फुरफुरा शरीफ से लगातार जुड़े भी हुए हैं। और हमारे सहयोगी विद्यानाथ झा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। विद्या, लगातार आप ग्राउंड जीरो से हमें रिपोर्ट भेज रहे हैं, पश्चिम बंगाल की सियासत से जनता को रूबरू करवा रहे हैं। इस मुलाकात के हम क्या कुछ मायने समझे? ओवैसी किस तरह से यहां पर धर्म का कार्ड खेलते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, असदुद्दीन ओवैसी को लेकर जब मैं अलग अलग इलाकों में घुमा हूं पश्चिम बंगाल में, और वहां पर मुस्लिम लोगों से जब मेरी बात हुई, मुसलमानों से मेरी बात हुई, तो लोगों का ये कहना था कि असदुद्दीन ओवैसी आए नहीं आए उससे ज़्यादा उनको फ़र्क पड़ता नहीं है। दरअसल वो दीदी के साथ हैं और दीदी के साथ रहेंगे। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बड़े गेम चेंजर के तौर पर ज़रूर उभर कर निकलेंगे अगर वो यहाँ पर चुनाव लड़ते हैं, जिसकी वो पूरी तैयारी कर चुके हैं। असदुद्दीन ओवैसी नुकसान अगर पहुँचाएंगे किसी को तो दीदी को पहुँचाएंगे, और फ़ायदा जो होगा वो असदुद्दीन ओवैसी को होगा। वो जितने भी वोट हासिल कर पाते हैं, अगर उन्हें सीट भी मिल जाती है तो ये अचीवमेंट होगा असदुद्दीन ओवैसी के लिए। लेकिन दूसरी तरफ अगर बीजेपी की बात करें, क्योंकि टीएमसी के सामने सीधे सीधे सबीना बीजेपी है, तो बीजेपी को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। बीजेपी को जो मुसलमान हैं असदुद्दीन ओवैसी के साथ जाएं या दीदी के साथ जाएं, बीजेपी को पहले से पता है कि उसका वोट बैंक कहां है। असदुद्दीन ओवैसी यहां आकर एक गेम चेंजर के तौर पर ऐसे साबित हो सकते हैं कि कुछ सीटों पर वो खेल बिगाड़ सकते हैं। ममता बनर्जी का खेल बनाएंगे बीजेपी का, यह कहना थोड़ा मुश्किल लग रहा है सबीना। लेकिन पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक अलग तरह की हवा जरूर। चलिए, इस बीच बड़ी खबर विद्या आ रही है, सीधा रुख करेंगे, जनता से रूबरू करवाएंगे। यहाँ पर बीजेपी का ममता सरकार पर बड़ा हमला सामने आया है। अब खान और सिद्दीकी भी टीएमसी से दूर जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल की बीजेपी सांसद लोकेट चटर्जी का यह बयान है, ओवैसी के फुरफुरा शरीफ जाने से टीएमसी टेंशन में है, ये लोकेट के जरिए कहा गया। और साथ ही पश्चिम बंगाल में इस बार बीजेपी की सरकार आएगी, ये भी उनके जरिए कहा गया है। तो तापस
असदुद्दीन ओवैसी ने आज फुरफुरा शरीफ में जाकर सबके साथ बात किया, तो इसमें ममता बनर्जी का सरकार, तृणमूल सरकार बहुत डर गया, क्योंकि उनके पॉकेट में अभी तक जो बंगाल में सरकार थे उसमें ज़्यादा उनके पॉकेट में थे, कुरैशी थे, खान थे, फुरफुरा शरीफ का अब्बास सिद्दीकी थे। लेकिन अभी कोई आ गया उनका वोट पूरा लेने के लिए, तो 3 लोग जो खान सिद्दीकी जो लोग हैं वो पॉकेट से बाहर आ गया। अभी तो उनका सरकार नहीं बनेगा। सबको पता है कि उनका सरकार बनाने के लिए ये जो खान है, ये जो सिद्दीकी है, जो ओवैसी है, इसके ऊपर ही पूरा उनका सरकार थी। 2021 में जो सरकार आएगा, बीजेपी का सरकार आएगा। और तापस सेन गुप्ता हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए मौजूद है। तापस, कहा जा सकता है पश्चिम बंगाल की सियासत लगातार रोजाना एक नए मोड़ पर दिखाई देती है और अब तो ओवैसी की एंट्री भी इसमें हो चुकी है। क्या वाकई बीजेपी की तरफ से जो कहा गया है अब खान और सिद्दीकी भी टीएमसी से दूर जा रहे हैं, इसके क्या कुछ सियासी मायने हैं? जी देखिए, सियासी मायने तो इस तरह हम देख सकते हैं इसको कि अगर ओवैसी और अब्बासुद्दीन सिद्दीकी अगर इकट्ठा मिलकर जो जिस गठबंधन की बात हम कर रहे हैं, अगर वो गठबंधन वाकई में काम करता है, अगर उम्मीदवार खड़ा किया जाता है AIMIM और अब्बास सिद्दीकी की तरफ से, तो कुछ इलाकों में, कुछ पॉकेट्स में, जैसे मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, कुछ हद तक नदिया के इन इलाकों में जो अल्पसंख्यक प्रभावित इलाका है वहाँ पर काफ़ी असर पड़ सकता है, क्योंकि ममता बनर्जी के कार्यकाल में 27% से बढ़कर 30% तक का ये माइनॉरिटी वोट बैंक हो गया और ये बड़ा एक चंक जो है ममता बनर्जी के साथ रहा है। और अगर असदुद्दीन ओवैसी और अब्बास सिद्दीकी दोनों मिलकर यहाँ पर गठबंधन बनाते हैं तो एक बड़ा परसेंटेज जो है, ये 30% जो माइनॉरिटी वोट बैंक है, ये ममता बनर्जी से दूर होता दिखेगा। हालांकि अगर कोई उम्मीदवार जीत कर भी निकल आता है AIMIM की तरफ से या अब्बास सिद्दीकी की तरफ से, वो पश्चिम बंगाल की राजनीति में सीधा तो उस तरह असर नहीं डालेगा। हमारे साथ बने रहिएगा, दोनों हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल की सियासत को आप दोनों के जरिए हम जनता तक रख रहे हैं। और इस बीच आपको यह भी बता दें कि पश्चिम बंगाल की सियासत में ओवैसी की एंट्री यहां पर हुई है। ओवैसी ने पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ने का ऐलान किया। मुझे पैसों में नहीं खरीद सकते, असदुद्दीन ओवैसी के जरिए कहा गया। ममता मुझे लेकर भ्रम फैला रही है, यह भी ओवैसी ने कहा। देखिए, ये इनका गुरूर और अहंकार है कि जब ममता बनर्जी बीजेपी के साथ थी तो गुजरात जल रहा था, तो जब ममता बनर्जी को ख्याल नहीं आया मुसलमानों का, और ममता बनर्जी इस तरह की जो वाहियात बातें कर रही, अनाप शनाप बक रही हैं, वो एक चीफ मिनिस्टर के एक बड़ी ही मोअज़्ज़ज़ और अजीम ओहदे पर फाइज हैं, उनको इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। तीसरी बात यह है कि ममता बनर्जी बंगाल की जनता को ये नहीं बता पा रही हैं, और जनता जानती है कि यहाँ से अगर 18 लोकसभा की सीट पर बीजेपी जीती, उसका जिम्मेदार ममता बनर्जी है। MIM पार्टी तो नहीं लड़ी थी, मीम पार्टी। उनके इतने बड़े बड़े MPs, लीडर्स जो उनके साथ बुरे वक्त में साथ ठहरे थे वामपंथियों के खिलाफ, आज वो बीजेपी जा रहे हैं, तो क्या मुझसे पूछ के जा रहे हैं? तो ये ममता बनर्जी का फ्रस्ट्रेशन है, और उनको शायद मैथमेटिक्स में बहुत कमज़ोर हैं वो। और हमारे सहयोगी विद्या लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विद्या, ओवैसी जिस तरह से अब अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, अपना बयान दे रहे हैं, मुस्लिम धर्मगुरु के साथ उनकी एक मुलाकात होती है और अब सीधे तौर पर कह रहे हैं कि ममता बनर्जी जो मुझे लेकर भ्रम फैला रही है वो गलत है। ये तमाम जो फैक्टर हैं, क्या वो सहानुभूति के तौर पर उस मुस्लिम तबके के लिए आ रहे हैं जिन्हें बार बार कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में अनदेखी का शिकार यहां पर होना पड़ रहा है? क्या ये काट चल पाएगा? देखिए, एक तबका है जिसको लेकर ममता बनर्जी अभी तक पश्चिम बंगाल में ये समझाती रही हैं लोगों को और समझती रही हैं कि उस पर उन्हीं का अधिकार है और वो लोग हर मुश्किल दिनों में और आसान दिनों में उन्हीं के पास आएंगे, ये ममता बनर्जी समझती रही हैं। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी बिहार में चुनाव में जीत हासिल करने के बाद, सीटें हासिल करने के बाद अब उनके हौसले 7वें आसमान पर हैं। और असदुद्दीन ओवैसी को ऐसा हमेशा से लगता रहा है कि वो मुसलमानों के मसीहा हैं। हैदराबाद में वो राजनीति करते थे, लेकिन अब हिंदुस्तान में राजनीति करने के लिए वो पूरी तरीके से तैयार हैं। जाहिर सी बात है कि अब वो पश्चिम बंगाल की राजनीति में उतरकर सामने आए हैं और अब जो एक तबका है, यानी कि जो मुस्लिम वोट बैंक है, उस पर असदुद्दीन ओवैसी ये बताएंगे कि उनका कब्जा है। ममता बनर्जी अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करने का आरोप उन पर लगता रहा है, वो बताएंगी कि उस पर उनका अधिकार है। तो ये लड़ाई जो है ममता और असदुद्दीन ओवैसी के बीच चलेगी। इसमें असदुद्दीन ओवैसी जीतेंगे या ममता बनर्जी जीतेंगी, ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन डैमेज बहुत ज्यादा असदुद्दीन ओवैसी कर सकते हैं ममता
ममता बनर्जी को, इसलिए ममता बनर्जी के चेहरे पर थोड़ी चिंता दिखाई देती है। और असदुद्दीन ओवैसी को ऐसा लग रहा है कि अगर बिहार में वो सीटें हासिल कर पाते हैं तो फिर पश्चिम बंगाल में वो सीट। ठीक है विद्या, इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, वो दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेताओं पर जानलेवा जो हमला है वो जारी है। एक के बाद एक कई मामले अब तक सामने आ चुके हैं, आ रहे हैं। मालदा मंडल अध्यक्ष का जिक्र करें तो उन्हें 3 गोलियां मारी गई। आसनसोल में कृष्णेंदु मुखर्जी पर अंधाधुंध फायरिंग की गई। ईस्ट मिदनापुर में बीजेपी कार्यकर्ता पर हमला किया गया। हमलावरों से झड़प में कार्यकर्ता के पिता की जान तक चली गई, कार्यकर्ता के पिता की मौत हो गई। ईस्ट मिदनापुर, आसनसोल, मालदा की ये तस्वीर है और इसके अलावा भी तमाम तस्वीरें लगातार हमने अब तक पहुंचाई है कि किस तरह से पश्चिम बंगाल में सियासी संघर्ष जो है वो खूनी संघर्ष में तब्दील हो रहा है। तापस सिंह गुप्ता हमारे संवाददाता बने हुए हैं। तापस, क्या कुछ कहा जा सकता है? विधानसभा चुनाव पास में है, ऐसे में सियासी खूनी संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है, क्या चल रहा है कानून व्यवस्था को लेकर? जी देखिए, कानून व्यवस्था यहाँ पे जो स्थिति हमें देखने को मिल रही है कि जितना करीब हम विधानसभा चुनाव के नजदीक पहुंचे उतना पश्चिम बंगाल का रक्त चरित्र सामने आता दिख रहा है। अगर आप आसनसोल की बात करें, मालदा की बात करें या ईस्ट मिदनापुर की बात करें, खासकर पूर्व मिदनापुर में पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से राजनीतिक हिंसा में देखने को मिली है, और खासकर जो लोग बीजेपी में शामिल हुए तृणमूल छोड़ के, उनके साथ तृणमूल में जो इस समय है उनका 2 गुटों के बीच में ये ज्यादातर हमला देखने को मिल रहा है। हालांकि पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से पूरी तरह ये जिम्मेदारी बीजेपी की तरफ डाली जा रही है कि बीजेपी की ये सोची समझी एक चाल है, लेकिन हकीकत यह है कि रोज कहीं ना कहीं किसी ना किसी जिले में इस तरह की बड़ी घटनाएं हो रही है, लोगों की जानें जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी राज्य सरकार कहीं ना कहीं अपना जो नाकामी है उसको ढकने की कोशिश कर रही है। तो इसको लेकर बीजेपी और तृणमूल के बीच एक नया जो बातों का जो कंट्रोवर्सी है वो दोबारा फिर से छिड़ चुका है। आज भी कोलकाता में एक बीजेपी का रैली होने वाला 2-2:30 बजे से, लेकिन उस रैली को भी परमिशन नहीं दिया गया है, तो वहां भी पुलिस तैनात होगी, वहां रोकने की कोशिश की जाएगी, लेकिन बीजेपी की तरफ से बोला गया कि वो किसी रोक टोक को नहीं मानेंगे बल्कि वो आगे बढ़ेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी कहीं भी कुछ करने की कोशिश कर रही, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल। और इसी से जुड़ी तापस एक बड़ी खबर वो भी पहुंचा दे। पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता कृष्णेंदु मुखर्जी पर जानलेवा हमला हुआ। कृष्णेंदु मुखर्जी की गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग की गई। आसनसोल में 3 बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। हमले में बाल बच गए। हालांकि बीजेपी नेता कृष्णेंदु मुखर्जी कोलकाता से घर लौटते वक्त इस वारदात को अंजाम दिया गया। सीधे तौर पर जो बीजेपी है वो आरोप टीएमसी पर लगा रही है कि टीएमसी इसे राजनीतिक रंजिश के तौर पर देख रही है। बीजेपी का जो जनाधार है वो बढ़ता देखकर यहां पर घबराई हुई है। टीएमसी सीधे तौर पर नकार रही है कि इस खूनी संघर्षों के पीछे उसका कोई हाथ नहीं है। लेकिन साफ है, जैसे ही विधानसभा चुनाव करीब आ रहे हैं उसके चलते ये तमाम तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। और आप दोनों हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। लेकिन इस बीच आसनसोल में बीजेपी नेता कृष्णेंदु मुखर्जी पर जो जानलेवा हमला हुआ, तो वहीं पूर्वी मिदनापुर में शुभेंदु अधिकारी के रैली पर अटैक किया गया। आरोप है कि कांती इलाके में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर यह हमला किया। रिपोर्ट आप जरूर देखें। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी नफरत और तकरार की ये ताज़ा आग है, जिसमें रविवार को पूर्वी मिदनापुर का कांती इलाका झुलसता दिखा। आरोप है कि रविवार को जब पूर्वी मिदनापुर के कांती इलाके में टीएमसी छोड़कर बीजेपी का दामन थामने वाले नेता शुभेंदु अधिकारी की रैली खत्म हुई, उसके बाद बीजेपी कार्यकर्ता वापस घर लौटने लगे, तभी तृणमूल समर्थकों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं की गाड़ियों पर हमला कर दिया और जमकर तोड़फोड़ की। विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी जमकर बवाल मचाया। जवाब में नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तृणमूल कांग्रेस के बैनरों और पोस्टरों को फाड़कर आग लगा दी और सड़क पर ही बैठकर प्रदर्शन करने की बात कहने लगे। রাস্তায় বসেছি যতক্ষণ না আমাদের সমস্ত লোক বাড়ি যাবে আমরা এই রাস্তায় বসে থাকব। কতগুলো গাড়ি ভাঙচুর হয়েছে, কতজন আহত? আমাদের 9খানা বাস 25 খানার কাছাকাছি অটো ভেঙেছে। কতজন আহত? इस घटना के बाद बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने कांती थाने का घेराव भी किया, जिसे लेकर मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। दरअसल जब से शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी छोड़कर बीजेपी का दामन थामा है, तभी से टीएमसी समर्थक उनसे बेहद नाराज हैं, क्योंकि शुभेंदु
टीएमसी में सेंध लगाकर उसके विधायकों और नेताओं को बीजेपी के पाले में ला रहे हैं और इसी बात को लेकर टीएमसी कार्यकर्ता खफा है। ये तस्वीरें बीते मंगलवार यानी 30 दिसंबर की है। उस दिन भी शुभेंदु अधिकारी ने जब नंदीग्राम में रैली की थी तो उससे पहले नंदीग्राम में टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए थे। शुभेंदु अधिकारी के समर्थक जब रैली स्थल की ओर जा रहे थे तभी उनकी बसों में तोड़फोड़ शुरू हो गई और जमकर बवाल मचा था। बंगाल में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प कोई नई बात नहीं है। यहां तक कि 10 दिसंबर को भी डायमंड हार्बर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमला हुआ था। दरअसल पश्चिम बंगाल में ममता के सियासी दुर्ग को भेदने के लिए बीजेपी आक्रामक रूप से तैयारियों में जुटी हुई है। बीजेपी इस बार 200 के पार नारे के साथ बंगाल में कैंपेन कर रही है। इस लिहाज से हर महीने पार्टी के शीर्ष नेता राज्य के दौरे में जुटे हैं। सूत्रों के मुताबिक एक बार फिर नए साल के पहले महीने में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह बंगाल का दौरा करने जा रहे हैं। पार्टी सूत्रों की माने तो जेपी नड्डा 9 जनवरी को 2 दिवसीय दौरे पर पश्चिम बंगाल जाएंगे। वो बंगाल के वीरभूम में रोड शो भी करेंगे। जेपी नड्डा का दौरा खत्म होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी 30 जनवरी को 2 दिवसीय दौरे पर पश्चिम बंगाल जा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह ठाकुर नगर में रैली करने वाले हैं। इधर बंगाल की सियासी पिच पर उतरे असदुद्दीन ओवैसी भी जमकर अपना दांव आजमा रहे हैं। रविवार को एआईएमआईएम प्रमुख ने हुगली के फुरफुरा शरीफ का दौरा किया। यहां ओवैसी ने मुस्लिम नेता अब्बास सिद्दीकी से मुलाकात की और उनकी मांगों के समर्थन का भरोसा दिया। टीम न्यूज़ नेशन। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विद्या भी हमारे साथ मौजूद है। विद्या, आप वहां पर आम जन से बातचीत कर रहे हैं। चलिए, नेता तो अपनी प्रतिक्रियाएं देते ही रहते हैं, लेकिन जो पश्चिम बंगाल की जनता है वो इस जो खूनी सियासी संघर्ष को देख रही है उसे लेकर क्या सोचती है? वाकई उन्हें लगता है कि ममता बनर्जी कानून व्यवस्था को ठीक से टैकल नहीं कर पा रही है, उसमें वो कहीं ना कहीं फेल साबित हो रही है, या फिर उन्हें लगता है कि ये तो सियासी तौर पर तस्वीर सामने आ रही है बस? देखिए, सियासत में पश्चिम बंगाल में ऐसा हमेशा होता रहा है कि यहां पर रक्त चरित्र देखा गया है, लेकिन इस बार टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं ना तो ममता बनर्जी उनको रोक पा रहे हैं, ना पुलिस कर्मी जो हैं या जो पुलिस अधिकारी हैं वो ठीक से काम कर पा रहे हैं, या फिर उन्हें काम करने नहीं दिया जा रहा है। दोनों में से एक बात हो सकती है। लेकिन जमीनी तौर पर आपने कहा कि लोगों से बात करते हुए मुझे क्या महसूस होता है, लोगों से बात करते हुए मुझे यह महसूस होता है सबीना कि लोग डरे हुए हैं। लोग यहां पर खुलकर बोलते नहीं हैं। नहीं बोलने के पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि लोगों को लगता है कि अगर वो बीजेपी की तरफ से बोलेंगे तो टीएमसी का कोई व्यक्ति आकर उन्हें परेशान कर सकता है, अगर वो टीएमसी की तरफ से बोलेंगे तो कोई दूसरे दल का नेता वहां आकर उन्हें परेशान कर सकता है, और हिंसक झड़प तक होती है, मारपीट तक होती है। हम दिखा रहे हैं लगातार कि पश्चिम बंगाल में लगातार हत्याओं का दौर चल रहा है। अभी भी आपने बताया कि किस तरीके से बीजेपी के एक नेता को निशाना बनाने की कोशिश की गई, उनके ऊपर 3 गोलियां चलाई गई। तो लोग इस बात को स्वीकार कर चुके हैं, बहुत अच्छे से लोग जानते हैं। कुछ लोगों से मेरी बात हुई सबीना, और मैं बताना चाहता हूं आज पूरे देश को यह जानना चाहिए कि पश्चिम बंगाल में ऐसा भी होता है कि अगर सत्ताधारी पार्टी को ऐसा लगता है कि किसी इलाके में कुछ लोग उनके फेवर में नहीं हैं तो उनके यहां पर्चियां नहीं पहुंचती हैं। चुनाव में जो हम वोट डालने जाते हैं तो उसके लिए हमारे पास पर्चियां आती हैं, तो वो पर्चियां नहीं पहुंचाई जाती हैं। इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि जिसकी लाठी उसी की भैंस। इसको आप समझ सकते हैं कि जब तक सत्ता में यहां पर जो रहता है वो पूरी तरीके से बलपूर्वक अपनी सत्ता को खूब एंजॉय भी करता है, और सत्ता के बूते वो जो हासिल कर सकता है वो हासिल करने की भी कोशिश करता है। और इसी पर ज्यादा रिएक्शन हम तापस सिंह गुप्ता से भी जानना चाहेंगे। तापस, जिस तरह से विद्या यहाँ पर बता रहे हैं, क्योंकि वो लोगों से बातचीत यहाँ पर कर रहे हैं, तो एक डर भी है, एक खौफ भी है कि अगर कुछ बोला तो कहीं वो अगला टारगेट खुद ना हो जाए। क्या वाकई पश्चिम बंगाल की सियासत में ऐसा भी वक्त आ चुका है कि सियासी खूनी संघर्ष जो है वो लोगों के मन में डर बैठा रहा है? क्योंकि जिस तरह से कार्यकर्ता के पिता, नेताओं को गोली मारी जा रही है, वो वाकई अपने आप में बेहद खौफनाक है।
जी बिल्कुल, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये कहीं ना कहीं एकदम सही। अगर पश्चिम बंगाल की राजनीति को आप देखिए, ये सिर्फ ममता बनर्जी के समय से नहीं बल्कि जब वामपंथी यहाँ पर पावर में थे 34 साल, तब भी यही नज़ारा देखने को मिल रहा था। और ममता बनर्जी पावर में आने के बाद 2011 से लेकर अभी तक का, और अब पश्चिम बंगाल की जो स्थिति इस समय बनी हुई है, अगर आप विधानसभा चुनाव की बात करें, किसी भी चुनाव की बात करें, हिंसा बहुत आम बात है पश्चिम बंगाल में, जो पूरे देश में कहीं नहीं होता। लेकिन अगर इस बार की चुनाव की बात करें, 5 से 6 महीना पहले से जो राजनीतिक हिंसा सामने देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं एक डर लोगों के मन में बैठ गया कि कोई लोगों के मन में आ गया है। में जो पार्टी है, ऐसी जो तस्वीरें हैं वो ग्राउंड जीरो पर मौजूद हमारे तमाम सहयोगियों के जरिए सामने आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया विद्या आपका, बहुत बहुत शुक्रिया तापस साहब का।